नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, यह हिंदी का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार या भेद को पढ़ेंगे और उसके बाद टॉप 25 सर्वनाम के हम लोग प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ अगर बात किया जाए, शाब्दिक अर्थ तो जो सभी का नाम हो, सभी का नाम हो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे संज्ञा। अगर आप लोग संज्ञा का वीडियो नहीं देखे, संज्ञा नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पर क्लिक करके संज्ञा का वीडियो देख लीजिए या फिर अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर हिंदी प्लेलिस्ट में आपको संज्ञा मिलेगा। तो संज्ञा का मतलब हुआ था कि किसी का भी नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम जो सभी के नाम में सुटेबल हो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है। मुकेश गाना गा रहा है, मुकेश गाना गा रहा है। उत्कर्ष सो रहा है, उत्कर्ष सो रहा है। अगर इसी में सर्वनाम का प्रयोग कर लें, यहां राधा, मुकेश और उत्कर्ष ये संज्ञा शब्द हैं। अगर इनके जगह पर हम लिख दे वह पढ़ रही है, तो वह कौन पढ़ रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वह पढ़ रही है। हो सकता है राधा पढ़ रही हो सकता है मुकेश पढ़ रहा हो सकता है उत्कर्ष पढ़ रहा हो। तो वह जो है वो सार्वकालिक, सार्वभौमिक सभी का नाम है, तो वह एक सर्वनाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के भेद और एक और प्रश्न बनता है कि सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मूल सर्वनाम पूछे कितने होते हैं तो 11 होते हैं। कौन से मूल सर्वनाम है? और सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 होते हैं। देखिएगा, पहले भेद देख लेते हैं उसके बाद मूल सर्वनाम को देखा जाएगा। पहले सर्वनाम का भेद या प्रकार देख लेते हैं। तो पूछे सर्वनाम का कितना भेद या प्रकार होता है तो 6 होता है, और संज्ञा का अगर पूछा जाए तो 5 होता है। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद या प्रकार हैं। फिर से एक बार देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 भेद होते हैं, प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम और वस्तुबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है उसके भी 2 भेद होते हैं, प्राणिबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम और वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 मुख्य भेद थे, प्रकार। अब यहां देखते हैं कि मूल सर्वनाम कौन से हैं। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, याद कर लीजिए, मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको बड़ी आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, एक जो है वह वक्ता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं, हम, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। और दूसरा आप हैं, तुम हो, जो सामने वाला है, सेकेंड पर्सन है, जो सुन रहा है ना, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, यानी कि तुम और आप मध्यम पुरुष हो जाएगा। और हम और आप बात कर रहे हैं, तीसरा एक किसी का अगर बात हो जो अन्य पुरुष कहलाता है, यानी कि यह लड़का, तीसरा वह लड़का, उसका,
तो ये सब हो जाएगा अन्य पुरुष। एक बार फिर से देखिएगा कि उत्तम पुरुष में मैं और हम जो वक्ता है, मध्यम पुरुष में जो श्रोता है तुम और आप, और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष को कहते हैं यह वह और उसका। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें स्वयं, अपने आप या खुद यह शब्द लगा हो। जैसे एग्जाम्पल में कि यह कार्य मैंने स्वयं से किया है, मैंने खुद से रोटी बनाई है, मैंने खुद से कंटेंट तैयार किया है, तो जो खुद हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में जब यह लगा रहेगा कि यह पुस्तक, और दूरवर्ती मतलब कि वह पुस्तक, दूर जब हो जाएगा वह हो जाएगा तो दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जब यह पुस्तक की बात की जाए तो वह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसके बाद है चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो होते हैं, कोई और कुछ, जिसमें भेद अगर बात किया जाए अनिश्चयवाचक की तो प्राणिबोधक और वस्तुबोधक होता है। कोई जो हो जाएगा वो प्राणिबोधक और कुछ जो हो जाएगा वो वस्तुबोधक हो जाएगा। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर से भी कोई आ रहा है, तो हमने कहा कि कोई बाहर से आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो वह प्राणी का बोध कर रहा होगा, कोई वस्तु चल के नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है तो वो प्राणी बोधक हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है वो अपने साथ कुछ ला रहा है, देखिएगा जैसे चाचा जी कुछ ला रहे हैं, तो कुछ जो हो जाएगा वो वस्तु। चाचा जी कोई प्राणी नहीं ला रहे हैं, जेब में रख करके कोई वस्तु या सामान लेकर के आ रहे हैं, तो वस्तु बोधक हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अनिश्चयवाचक में अगर कोई लगा है तो वो प्राणी बोधक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में अगर कुछ लगा है तो वस्तु बोधक हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा कि कोई आ रहा है, इसका उदाहरण हो जा रहा है कि चाचा जी कुछ ला रहे हैं, या चाचा जी कुछ मिठाइयां ला रहे हैं। संबंधवाचक, यहां आपको दो शब्द याद रखना है, जो और सो अगर आएगा तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो या सो अगर आएगा वाक्य में तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सिर्फ दो ही होता है, कौन और क्या। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद भी दो होते हैं। अगर बात किया जाए कौन का, तो कौन प्राणी बोधक है। जैसे कौन आ रहा है पूछा जाए तो वो वस्तु चल के नहीं आएगा, कोई प्राणी, कोई जंतु या कोई मनुष्य आएगा तो वो प्राणी बोधक हो जाएगा कौन। और अगर वस्तु की बात की जाए तो प्रश्नवाचक लगा करके कि यह क्या है, तो क्या है का मतलब कि वस्तु का बोध कर रहा है वो, तो क्या वस्तु के लिए आएगा और कौन प्राणी के लिए आएगा। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रश्नों को करेंगे तो और भी क्लियरिटी होगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज जल्दी कर लेते हैं कि मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं, संज्ञा के जो हम लोग पढ़े थे उसके भेद 5 होते हैं, सामान्यतः मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो ये रहा सर्वनाम का भेद। आप लोग अपने सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग उदाहरण और प्रश्नों को करेंगे। तो आइए सर्वनाम के प्रश्नों को देखा जाए। सर्वनाम के जो रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनका कलेक्शन है। पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और अगर पूछे मूल सर्वनाम कितने होते हैं, बताइए मूल सर्वनाम कितने होते हैं। जो प्रश्न पूछा जाए उसका कमेंट में आप लोग उत्तर अवश्य लिखिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं, पहली चीज कि आप नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू किए हैं या आपका एग्जाम है 2-3 महीने में, तो आप इसका नोट्स बनाइए। आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ लिखते भी रहिए। और अगर आपको कोई शंका है या कोई प्रश्न पूछना है या कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो कमेंट में जरूर डालिए। जैसे कल किसी ने कमेंट किया था कि सर समास को बता दीजिए,
तो आज मैं जरूर सर्वनाम के बाद जो है समास को बताऊंगा, थोड़े ही समय में बढ़िया से हम लोग समास को देखेंगे, फिर बाद में समास का फुल वीडियो भी आएगा, जो टॉपिक वाइज मैंने वादा किया आप सभी से कि टॉपिक वाइज पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा, तो उसमें अलग से आएगा, लेकिन आपके कमेंट के कारण आज मैं समास को भी इसके साथ पढ़ाऊंगा 5 से 10 मिनट। तो देखते हैं, मूल सर्वनाम पूछा जाए तो 11, सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछा जाए तो 6 होते हैं। उत्तर आपके सामने है, 6 होते हैं। अगला प्रश्न है, उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने नोट्स बनाया, देखेंगे उसका या उसकी अगर पूछे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि उसका गाय, उसकी गाय, तो उसका संबंध बताया जा रहा है, नहीं, आप सिर्फ कीवर्ड पर ध्यान दीजिए। संबंधवाचक में क्या था, जो और सो था, तो जो और सो आएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, उसका उसकी आएगा तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और अगर मैं और हम आएगा तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तुम आप आएगा तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, वह यह उसका उसकी आएगा तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये उसी का तीसरा प्रश्न उसी के तरह है, उसका भाई नौकरी करता है। तो देखिए, उसका भाई नौकरी करता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन विकल्प में अन्य नहीं दिया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही हो जाएगा, लेकिन पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पहला था उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, और तीसरा था पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम में क्या था, मैं और हम, जो वक्ता होता है। मध्यम में क्या हो जाएगा, तुम, आप लोग, और अन्य में जो तीसरा पर्सन है जो सुन रहा है, उसका उसकी, ये लोग, वो लोग। मुझे अपने गांव जाना है, किसे जाना है, मुझे जाना है, वक्ता कह रहा है कि मुझे जाना है, तो मुझे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शब्द जो है वह सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, याद रखे रहिएगा। छठा प्रश्न है, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वह गाय चराने जाएगा, तीसरे किसी की बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर आप गाय चराने जाते, तुम गाय चराने जाते तो मध्यम पुरुष हो जाता, और अगर मैं गाय चराने जाता तो उत्तम पुरुष हो जाता। कोई जूते चुरा रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कोई जूते चुरा रहा है। अच्छा बताइए, कोई जो होगा वह लिविंग थिंग होगा कि नॉन लिविंग थिंग होगा, जाहिर सी बात है कि वह प्राणी होगा, तो प्राणी बोधक में हो जाएगा कोई। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई जूते चुरा रहा है, कंफर्म नहीं है कि कौन चुरा रहा है, तो इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई तो चुरा रहा है लेकिन निश्चित नहीं ना है कोई चुरा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो होता है, एक कोई जो प्राणिबोधक है और एक कुछ जो वस्तुबोधक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्राणिबोधक कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वस्तुबोधक कुछ शब्द आएगा। आठवां प्रश्न है, उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम, तो याद करिए, उसका, उसकी, वह, यह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है, अन्य पुरुषवाचक नहीं दिया है, यही उत्तर सही होगा। पुरुषवाचक में भी यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उसका भाई खेलता है। अब फिर आप सोचेंगे कि उसका भाई खेलता है, उससे संबंध बताया जा रहा है, नहीं, संबंधवाचक जो है वो सिर्फ जो और सो हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपके सामने है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, उसमें भी उसका बहुवचन है। ये देखेंगे यहां पर विकल्प, तुझे, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुझ में ये भी है, तेरे ये भी है, तुम्हें ये भी है, लेकिन बहुवचन के रूप में इनमें से कौन लगेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुम्हें। तुम्हें जो है वो बहुवचन हो जाएगा,
तुम्हें जो है वो मध्यम पुरुषवाचक का बहुवचन हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो मेरा, अपने आप, स्वयं, अपनी, ये मेरा जो हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। इसके अलावा बाकी तीनों निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, स्वयं और अपनी निजवाचक सर्वनाम है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कब, किन्हें, उसको, कहां। तो उसको जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। 12वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यह जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह है, तुम है, उस नहीं है, उसका नहीं लिखा है, उस लिखा है। देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा उस, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 13वां प्रश्न है, मेरा खिलौना टूटा है, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मेरा टूटा है, यानी जो बक्का है उसके बारे में बात हो रही है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और उसमें भी पुरुषवाचक में यह हो जाएगा उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या हो जाएगा, मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहीं पर अगर आता कि तुम्हारा खिलौना टूटा है, तो तुम्हारा खिलौना भी पुरुषवाचक हो जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो। मेरा लिखा हुआ है तो ये उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, अगर तुम्हारा लिखा हुआ है तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और अगर उसका लिखा हुआ है तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन मेरा जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उसका, उसकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, नहीं भी समझ में आया तो लिखिए क्या दिक्कत है, समाधान जरूर किया जाएगा। वे सर्वनाम है, वे किस प्रकार का सर्वनाम है, न ये मेरी बात हो रही है, न आपकी बात हो रही है, या किसकी बात हो रही है, किसी तीसरे पर्सन के, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे, वह, यह, जब तीसरे किसी की बात हो तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, और अगर बहुत धीरे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा करके देखिएगा। यह जो है आइडियल स्पीड में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वह सर्वनाम है, तो यह और वह, उसका, इसका, उसकी, ये सब हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, इनमें से कौन सा संबंधवाचक है, कोई, कौन, जो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो वहां कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप, अपने आप, खुद, स्वयं, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये सारे शब्द आएंगे तो। 18वां प्रश्न आपके सामने है, यह पुस्तक किसने मंगाई, किसने रेखांकित पद है, इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि यह पुस्तक किसने मंगाई है, भले ही प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, किसने मंगाई, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसने मंगाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुष क्या होता है, आप, तुम, तुम्हारा। तो इसमें देखिएगा, इस विषय में आपकी क्या राय है, यहां पर प्रयोग हुआ है, आपकी राय पूछा जा रहा है। हम अपने आप को भूल, अपने आप लिखा हुआ है, यानी कि यह निजवाचक होगा, यही उत्तर होना चाहिए। यह बात आप ही कह दीजिए, आप ही कह दीजिए, आपको कहने की बात हो रही है, न कि स्वयं अपने आप में हो रहा है। आपका यही, ये सही है, ये भी सही है। आपका यही उचित लगता है तो ठीक है, ये होना चाहिए आपको, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखिए, अगर समझ के किए हैं तो सारे प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे,
हम अपने आप यानी स्वयं से कर ले रहे हैं, खुद से कर ले रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 20वां और अंतिम प्रश्न है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये देखेंगे तो संज्ञा टॉपिक का भी प्रश्न है और सर्वनाम का भी है। तो देखेंगे सर्वनाम से जो बना भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए इसमें से कोई सर्वनाम शब्द दिख रहा है। लिखना जो है वो क्रिया है, और लड़का जो है वह संज्ञा है, और छोटा ये विशेषण शब्द है, छोटा और बड़ा। इसमें बचा अपना। अपना जो है एक सर्वनाम शब्द है, और अपना सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गया है। एक फीलिंग आ रही है ना, अपनापन। अपनापन ये उत्तर हो जाएगा इसका। अपनापन भाववाचक संज्ञा है, जो किससे बना है? सर्वनाम से बना है। कौन से सर्वनाम से बना है? अपना सर्वनाम से बना है। तो दोस्तों यही 20 प्रश्न था, टॉप 25 नहीं है, ये टॉप 20 प्रश्न था। शुरू में हमने सर्वनाम को देखा और बाकी टॉप 20 प्रश्नों को देखा। आप लोग अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों तक जरूर पहुंचाइए ये वीडियो, ताकि हम लोग को अभिप्रेरणा मिले और हम लोग और शिद्दत से आगे के वीडियो बनाएं। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों कल के वीडियो में आपने कमेंट किया था सर समास को बता दीजिए, तो समास पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आगे भी समास का पूरा फुल वीडियो आएगा। आपके कमेंट के अनुसार समास पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे बस। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे संधि जो होता है वो दो वर्णों का मेल होता है, वैसे ही समास दो शब्दों का मेल होता है। समास की बात करें, समास के कितने भेद होते हैं, तो प्रधानता या मुख्यता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। जब पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जब पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जब उत्तर पद प्रधान हो, बाद का पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है। जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे राजा रानी दिन रात। चौथा, जब दोनों पद अप्रधान हो, कोई भी पद प्रधान न हो, तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो टोटल जो है समास हम लोग को 6 पढ़ने होते हैं। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आप डायरेक्ट उदाहरण से देखिएगा, एग्जाम में भी आप कर ले जाएंगे। यथाशक्ति पूछे, यथाशीघ्र पूछे, यथेष्ट पूछे, यथा उपसर्ग लगा करके कुछ भी शब्द दे देगा तो सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ उपसर्ग लगा करके अगर कोई भी शब्द दे देगा तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जैसे आमरण, आ जन्म, और भी कोई भी आ उपसर्ग लगा करके आप शब्द बनाइए तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अनु उपसर्ग लगा करके कोई शब्द आएगा तो वो भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण, अनुसरण, अनु लगा करके कोई भी उपसर्ग आएगा। भर लगा करके आएगा, भर मुंह, भर पेट, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है बाकी समास की अपेक्षा, क्योंकि तत्पुरुष समास पूरा का पूरा निर्भर करता है कारक और कारक विभक्ति चिन्ह पर। हिंदी में कारक विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं, कारक की संख्या 8 होती है। उसमें पहला कर्ता जो कारक होता है इसको काट देंगे, हटा देंगे, और संबोधन कारक चिन्ह होता है इसको हटा देंगे, तो शेष जो बचे बीच के 6 है, उन 6 कारकों से निर्माण होता है तत्पुरुष समास का। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, उसमें आ जाएगा जेब कतरा, यानी कि जेब को काटने वाला, तो को जो है वो कर्म कारक विभक्ति चिन्ह है, तो जेब कतरा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष समास मन चाहा उदाहरण हो जाएगा, जैसे मन से चाहा हुआ, जब से लगता है तो कर्ण कारक विभक्ति चिन्ह हो जाता है, तो मन से चाहा यानी मन चाहा कर्ण है, कर्ण तत्पुरुष समास है। अपादान, अपादान तत्पुरुष समास होता है। देश निकाला यानी देश से निकाला गया, देश से अलग किया गया। अपादान कारक आपको याद होगा कि जब से अलग होने के संदर्भ में आता है, जैसे पेड़ से पत्ता टूटता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो रहा है ना पेड़ से, तो अपादान कारक होता है। तो यहां पर भी देश निकाला शब्द में तत्पुरुष समास जो होगा वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, तो यहां पर भी के लिए आएगा। देखिए जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए जो घर है,
उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप बीती मतलब आप पर बीती, पर आ रहा है तो जानते हैं हम कि पर आए और में आए तो ये अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह होता है। तो इस प्रकार आप बीती में समास हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। और छठा अंतिम है संबंध तत्पुरुष समास, तो इसमें गंगा जल हो जाएगा, यानी गंगा का जल, गंगा जल का अर्थ हुआ गंगा का जल। संबंध किससे है? गंगा से है इस जल का संबंध, इसलिए गंगा जल में संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जब भी किसी की विशेषता बताई जाए, तुलना की जाए, उपमा की जाए तो उसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कमल नयन लिखा है, कमल के समान नयन वाला वाली, चरण कमल, जिसका चरण कमल के समान हो, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है द्विगु समास। जब संख्या का बोध होगा, जब संख्या का बोध होगा तो उस समास में द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिरत्न, जैसे पंचवटी, जैसे चौराहा, इन सभी में द्विगु समास। लेकिन ध्यान रखना है, जब संख्या का बोध हो लेकिन तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दशानन, त्रिनेत्र, चतुरानन, पंचानन, ये सब बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि दशानन का अर्थ होता है रावण, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद निकल के आ रहा है, दशानन अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास त्रिनेत्र। ऐसे ही पंचानन, पंचानन किसको कहते हैं? हनुमान जी का पर्यायवाची है और शेर का भी पर्यायवाची है, तो उसमें भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो पंचानन में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन भी दूसरा अर्थ निकल रहा है उसका, यानी कि जिसका चार मुख हो अर्थात भगवान ब्रह्मा, तो चतुरानन में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है, पहली चीज की आप देखिएगा लिख करके, द्वंद्व अक्सर गलत लोग लिखते हैं। द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद्व होता है, बर्तनी शुद्धि में खूब पूछता है द्वंद्व। तो यहाँ द्वंद्व समास का मतलब कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। जैसे राजा और रानी, तो दोनों पद प्रधान हो। दिन और रात, दोनों पद प्रधान है। इसमें प्रधानता हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि पूर्व पद है कि उत्तर पद है। और दूसरा इसमें हिंट है कि द्वंद्व समास में हाइफन लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। राजा रानी, दिन रात, इन सब में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होता है और तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों पद अप्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे हम लोगों ने कुछ अभी बात किया, चर्चा किया, उसके अलावा शब्द है चक्रपाणी, चक्रपाणी, इसके अलावा पीतांबर, इसके अलावा लंबोदर, 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 दामोदर, ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, भविष्य में भी आएंगे किसी भी एग्जाम में। तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि चक्रपाणी का अर्थ होता है जिसके हाथ में चक्र हो। पाणी अर्थात हाथ और चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, जिसका अंबर पीला हो, अंबर जो है वह वस्त्र का भी पर्यायवाची होता है और आकाश का भी पर्यायवाची होता है। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु, ये भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब पीतांबर में भी बहुब्रीहि समास, चक्रपाणी में भी बहुब्रीहि समास। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो अर्थात भगवान गणेश। गणपति, वक्रतुंड महाकाय, गौरी सुत, ये सब गणेश जी का पर्यायवाची है। और लंबोदर जो है वह समास पूछे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे ही दामोदर, दाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस्सी, दाम का अर्थ होता है रस्सी। और उदर यानी कि जिसके उदर में, पेट में रस्सी बांधा गया हो अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। बचपन में जब कृष्ण जी छोटे थे, माँ यशोदा उनको उनकी शरारतों के कारण उनके पेट में रस्सी बांध देती थी ताकि वो जो है माखन चुरा करके ना खाया करें। तो दामोदर जो है वो कृष्ण जी का पर्यायवाची है और दामोदर में भी बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। समास को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया बहुत कम समय में, लेकिन आगे फिर
आपको समास विधिवत और डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।